सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है सभी के? मस्त? अपनी जिंदगी में मस्त होंगे आप लोग, है ना? अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलनी भी चाहिए, है ना? चलिए, तो आज का ब्यूटीफुल सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। याद करते हैं पिछले वाले लेक्चर को, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? चार्ज सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर में कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, अंदर में कितना होगा, है ना? एक बार रिपीट कर दे, बाहर में कितना होगा तो जितना इसके पास चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो क्या मान के चलेंगे कि पूरा चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे है, और सेंटर से r दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो k q बाई डिस्टेंस बाहर में, और सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे होगा k q बाई रेडियस, और अंदर में कितना होगा, तो अंदर में भी इतना ही होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर में होगा, मतलब इनसाइड और सरफेस पे सेम पोटेंशियल होता है। उसके बाद हम लोगों ने कंसेंट्रिक सेल या कंसेंट्रिक स्फीयर पे सवाल किया था, उसको भी देखा था कि हाँ कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले उसका। उसी में एक चीज छूट गया था। क्या छूटा था कि अगर दो कंसेंट्रिक सेल, क्या है, दो कंसेंट्रिक सेल है हमारे पास, एक सेल ए है और एक सेल बी है, दोनों कैसा है, कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इसका रेडियस 2r है, ठीक, 2r है। इस पे चार्ज था 2 कूलम और इस पे चार्ज था 3 कूलम, ठीक। टोटल चार्ज अगर कहें कि इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो 5 कूलम चार्ज है। अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज, बाहर वाले स्फीयर पे 3 कूलम चार्ज है। अब हमने क्या किया, इस दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया एक तार से, दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया एक तार से, है ना? अब बताइए क्या होगा, जरा सोचिए क्या होगा। दोनों सेल को कनेक्ट कर दिए तार से, अब होगा क्या, एक सेल से चार्ज उठेगा और कहां जाएगा, दूसरे सेल पे। इनर वाले सेल से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा आउटर वाले सेल, है ना? अब आप ये पूछिए कैसे, इनर वाले सेल से आउटर वाले सेल पे कैसे जाएगा? चलिए मान लेते हैं हमें नहीं पता किधर से किधर चार्ज जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो पता है ना कि हाँ चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो क्यों होता है? चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अंदर वाला स्फीयर के पास कुछ और पोटेंशियल होगा, बाहर वाले सेल के पास कुछ और पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां चार्ज फ्लो करता है कि नहीं? तो चार्ज तो फ्लो होगा, बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर जाए, ये मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता, ठीक। चार्ज कब तक फ्लो होगा, चार्ज कब तक फ्लो होगा, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि चार्ज जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी बराबर ना हो जाए, या ऐसे कहेंगे कि चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। अब ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, बात की बात है, ठीक। तो ये पता चल गया कि हाँ चार्ज का फ्लो होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, जब तार कनेक्ट कर दिए तब अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज और बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज। तो मान लेते हैं कनेक्शन के बाद अंदर वाले चार्ज पे x कूलम चार्ज आया है और बाहर वाले चार्ज पे 5 माइनस एक्स, क्योंकि पहले टोटल चार्ज कितना था, 5 कूलम था ना, ठीक है। ए का पोटेंशियल बताइए, ए का पोटेंशियल खुद ए की वजह से होगा, कितना होगा, तो के चार्ज कितना, x डिवाइड बाय के का रेडियस r, ठीक। और के का पोटेंशियल, सॉरी ए पर पोटेंशियल ए का खुद की वजह से कितना, के क्यू बाय रेडियस। अच्छा, ए पर पोटेंशियल बी की वजह से कितना, के चार्ज कितना है
5 माइनस एक्स डिवाइड बाई बी के लिए ये स्फीयर अंदर है, तो अंदर पे कितना पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होगा के क्यू बाई रेडियस। ठीक, अब बी का पोटेंशियल निकालेंगे खुद, बी की वजह से कितना के क्यू माइनस सॉरी के क्यू बाई रेडियस, के क्यू बाई रेडियस, और बी का पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, तो के ए पे चार्ज कितना एक्स डिवाइड बाई ए के लिए बी बाहरी है तो रेडियस 2r लेंगे, रेडियस डिस्टेंस 2r लेंगे। ठीक, देखिए ये दोनों अपने आप खत्म हो जाना है, ये उधर जाए चाहे ये इधर आए, माइनस खत्म हो जाना है। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या के एक्स बाई आर इज इक्वल्स टू के एक्स बाई 2r, इसको इधर लाते हैं के एक्स बाई आर माइनस के एक्स बाई 2r इज इक्वल्स टू 0, कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा के एक्स बाई आर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, तो लिख सकते हैं के एक्स बाई आर इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि कनेक्शन के बाद इनर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा 0 0, और बाहर वाले पे 5 कूलम, बाहर वाले पे 5 कूलम। मतलब समझ में आया कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल कहना चाह रहा है कि अगर आप दो कंसेंट्रिक सेल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अंदर वाले सेल से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, कहां जाएगा चार्ज, बाहर वाले सेल पे जाएगा, कितना जाएगा, कंप्लीटली फ्लो हो जाएगा, कंप्लीटली फ्लो हो जाएगा, जितना चार्ज था सारा का सारा चार्ज आउटर वाले सेल पे फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर दो सेल है कंसेंट्रिक है, दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इनर वाले सेल से आउटर वाले सेल में चार्ज कंप्लीटली फ्लो हो जाएगा। याद रखिएगा दो सेल का बात कर रहे हैं, दो सेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये इतना हम किए हुए, बिना इतना किए हुए हम बता सकते थे कि अंदर वाले स्फीयर पे 0 चार्ज होगा और बाहर वाले पे 5 कूलम चार्ज होगा? बिल्कुल बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? तो समझिएगा कैसे बता सकते थे। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंडक्टर पे चार्ज कहाँ होता है, क्या अंदर में होता है कि पूरे सरफेस पे होता है? कंडक्टर पे जब भी हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर में चार्ज नहीं रहता है। कहाँ रहता है? पूरे सरफेस पे रहता है। तो जब हम इसको कनेक्ट नहीं किए हुए थे, जब कनेक्ट नहीं किए हुए थे तब ये दोनों अलग अलग स्फीयर था, है ना, दोनों अलग अलग कंडक्टर था, लेकिन जैसे ही कनेक्ट कर दिए दोनों कंडक्टर क्या बन गया, एक बन गया। अब बताइए चार्ज कहाँ जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पे, तो सरफेस तो ये है, सरफेस तो बाहर वाला होगा ना, अंदर में तो चार्ज बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब दोनों क्या हो गया, एक बन गया, दोनों एक बन गया है। चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे जाएगा, सरफेस तो ये है ना। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थे अच्छा, पहले नोट कीजिए इसको। अगर कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा करें कि एक सेल को ग्राउंडिंग कर दें, एक सेल को क्या कर दें, ग्राउंडिंग कर दें। अब कनेक्शन नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने बताया कि दो सेल अगर कनेक्ट हो रहा है ना, तो एक सेल से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, दूसरे सेल पे जाएगा। जैसे अगर ऐसा सेल हो, कंसेंट्रिक ना हो, ऐसा हो, एक सेल ए और दूसरा सेल बी, है ना, और दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तब एक सेल से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, दूसरे सेल पे जाएगा। एक सेल से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, दूसरे सेल पे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि अगर ऐसा कंसेंट्रिक सेल है, ठीक, और किसी एक सेल को हम ग्राउंडिंग कर दें, मान लेते हैं इस ये जो है ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और बाहर में ये जो सॉलिड स्फीयर है ये घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो एक सेल से घिरा हुआ है, कंसेंट्रिक सेल से घिरा हुआ है, ठीक। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। इसके सरफेस पे चार्ज कितना, मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है, इसके सरफेस पे 2 कूलम चार्ज है, ठीक, और इस पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, ठीक, ये बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, और बाहर वाले को हम ग्राउंड कर दिए, अर्थिंग कर दिए, बाहर वाले को अर्थिंग कर दिए, ठीक। तो बताइए क्या बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज आएगा क्या, और आएगा तो कितना आएगा, बाहर वाले पे चार्ज आएगा तो कितना आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा,
आएगा तो बिल्कुल, मतलब आएगा, चार्ज आएगा। चार्ज क्यों आएगा? चार्ज इंडक्शन की वजह से आएगा। इंडक्शन, अगर यहाँ ये 2 कूलम चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इसके इनर वाले सरफेस पे -2 कूलम चार्ज होगा, आउटर वाले सरफेस पे +2 कूलम चार्ज होगा। अभी भी कितना है? 0। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, ये हमें जानना नहीं है। हमें ये पता करना है कि बी वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे और बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है। ठीक, तो उसके लिए क्या थ्योरी याद रखेंगे कि जिस भी स्फीयर को हम ग्राउंड कर रहे हैं, जिस भी स्फीयर को हम ग्राउंड कर रहे हैं, जिस भी कंडक्टर को हम ग्राउंड कर रहे हैं, जिस भी कंडक्टर को हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल कितना लेना है? उसका पोटेंशियल 0 लेना है। ठीक, क्या याद रखिएगा कि कोई भी कंडक्टर जिसे हम ग्राउंड कर चुके हैं ना, उसका पोटेंशियल कितना लेना है? उसका पोटेंशियल 0 लेना है। उसका पोटेंशियल कितना लेना है? 0 लेना है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से बी का पोटेंशियल कितना लेंगे? बी का पोटेंशियल लेंगे 0। बी का पोटेंशियल लेंगे 0। अच्छा, बी पर जो पोटेंशियल होगा पहले तो खुद की वजह से होगा। मान लेते हैं बी पे टोटल चार्ज कितना है? बी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है x। बी पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया x। ठीक, तो बी का पोटेंशियल खुद की वजह से कितना? k, चार्ज कितना? x डिवाइड बाय बी का रेडियस 2r। ठीक, अच्छा, बी पर पोटेंशियल a की वजह से भी होगा। a की वजह से कितना होगा? k, चार्ज कितना है पे? 2 कूलम डिवाइड बाय a के लिए b बाहरी है तो 2r डिस्टेंस लेंगे, 2r इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, इसको उधर भेजते हैं तो k x बाई 2r इज इक्वल टू -2k बाई 2r, है ना। 2 से 2 कट गया, k से k कट गया, r से r भी खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? x बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -2, मतलब कितना चार्ज आ गया? -2 कूलम चार्ज आ गया। किस पर? -2 कूलम चार्ज आ गया किस पर? बी पर, है ना। अब पूछा है सवाल में कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज बताइए। अंदर वाले सरफेस पे, ये वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस, दोनों पे चार्ज पूछ रहा है। और टोटल चार्ज इस स्फीयर का कितना आया है? टोटल चार्ज स्फीयर का -2 कूलम आया है। टोटल चार्ज स्फीयर का -2 कूलम आया है। ठीक, तो बताइए अंदर वाले पे कितना, बाहर वाले पे कितना? अंदर वाले, ये ए स्फीयर पे 2 कूलम चार्ज, तो इंडक्शन की वजह से अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा? -2 कूलम चार्ज। और बाहर में कितना होगा? बाहर में 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज अभी हमने निकाला कि बी पर टोटल चार्ज कितना होगा? -2 कूलम होगा, और -2 कूलम तो अंदर में ही है इंडक्शन की वजह से, तो बाहर में कितना होगा? बाहर में 0 होगा, है ना। तो बस ये एक मैंने सवाल कराया है ग्राउंडिंग के लिए, है ना, कि आपको ये थ्योरी याद रहे कि जब भी ग्राउंडिंग करेंगे तो क्या होगा? जिस भी कंडक्टर का ग्राउंडिंग करेंगे उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। ठीक, और कुछ इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये थी स्फीयर की कहानी, है ना। स्फीयर पे जो भी सवाल बन सकता था मैंने आपको करा दिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक का नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख लीजिए टॉपिक क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम सही लग रहा होगा कि क्या होगा बताइए? इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो? सेम हो। वैसे सरफेस को क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन लिख लीजिए। द सरफेस वेयर potential is same at every point on it is known as equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, बस यही छोटा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण है? तो पहला गुण ये है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगर ये कोई
इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। और हम चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस चार्ज को लेंगे, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस चार्ज को लेंगे, टेस्ट चार्ज को, है ना। तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क 0 करना पड़ेगा। क्यों, याद कीजिए, चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे कितना आने वाला है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल में बदलाव कितना आने वाला है, 0, है ना, 0। तो वर्क कितना आएगा, वर्क भी 0 आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या निकल के आया कि अगर किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम मूव कराएं, है ना, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या लिखिएगा, नो वर्क, पहला प्रॉपर्टी है ये, नो वर्क is done to move a test charge on equipotential surface, है ना, ठीक है। ये पहला था, पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा बताइए, नॉर्मल के पीछे का कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो समझिएगा कारण क्या है। चलिए मान लेते हैं नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा है, ठीक, कुछ थीटा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक, नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। इस केस में क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट मिलेगा, इस तरफ E cos थीटा और इस तरफ E sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं, चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में मूव करा रहे हैं, ऐसे चार्ज को A पॉइंट से उठाएंगे चार्ज को और कहाँ ले जाएंगे, B पॉइंट पे ले जाएंगे। तो आप बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा, अब तो वर्क 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हमको नजर आ रहा है E cos थीटा, और चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में E cos थीटा इस तरफ नजर आ रहा है, और चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, है ना, मतलब चार्ज को हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, चार्ज को हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से चार्ज को ले जाने देगा क्या, नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मतलब चार्ज को यहां से यहां लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। चार्ज को यहां से यहां ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा कि ना भैया हम तो चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है और चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इससे फोर्स लगाएगा कितना, क्यू ई के बराबर, है ना। और चार्ज को हमें अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है तो हमें इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब हमें वर्क करना पड़ रहा है, जो कि पहला प्रॉपर्टी के तो विरुद्ध है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो वर्क कितना होगा, 0 वर्क होगा, कोई वर्क करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा कंपोनेंट मिलेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये हो गया ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ई कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक पैरेलल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में। ये कब करना पड़ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ई साइन थीटा की वजह से हमें वर्क करना पड़ रहा है, नहीं, ई साइन थीटा की वजह से हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा है। किसकी वजह से वर्क करना पड़ रहा है, ई कॉस थीटा की वजह से।
मतलब अगर यहां लिख रहा है, अगर पहला प्रॉपर्टी कहता है कि वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब ई कॉस थीटा जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ई साइन थीटा जैसा चीज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए? चलिए, ये दो प्रॉपर्टी हो गया। कोई डाउट हो तो रिपीट करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए फिर से देखिएगा, है ना। और डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस का दो प्रॉपर्टी, है ना। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी को करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी आखिर क्या है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीसरा प्रॉपर्टी। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी है कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़े थे कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी वही चीज है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चलिए मान लेते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट, ठीक। और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, लीजिए, जो कि क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना। और इसका मान लेते हैं इस सरफेस पे इक्वी पोटेंशियल कितना है, मतलब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है इस पे भी मान लेते हैं 2 वोल्ट, सॉरी वोल्ट, 5 वोल्ट। इस सरफेस पे, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना वोल्ट पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट पे 5 वोल्ट। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। एक बात बताइए, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, जहां ये क्रॉस कर रहा है, जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, कितना, 7 वोल्ट। ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन के ही विरुद्ध है। डेफिनेशन क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये क्या हो गया, जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां तो पोटेंशियल कुछ और है, जहां क्रॉस कर रहा है वहां पोटेंशियल कुछ और है, जो कि डेफिनेशन के ही विरुद्ध है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। बात समझ गए? ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि लिखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार अपार्ट इन वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां, जिस एरिया में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी कम होगा। और जहां, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा होगा, है ना। जैसे ये देखते हैं, मान लेते हैं कि इस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। और देखिए हम बनाते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा, ठीक, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बना रहे हैं। बताइए क्या पता चल रहा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। कहने की बात यह है कि जहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी ज्यादा होगा, है ना। और जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी कम होगा। ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना, दिखाने का एक तरीका है कि हाँ, जहां पे कम गैप होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहां ज्यादा गैप होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ठीक है, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, और ये लास्ट प्रॉपर्टी था। बस इतना ही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी। समझ गए?
कुछ सिस्टम है हमारे पास, चार्ज सिस्टम है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का कोशिश करते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बनाना भी तो आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना। सीखते हैं। पहला अपॉइंट चार्ज, अपॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। चलिए पहले पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा एक निगेटिव का ही बना लेते हैं, ठीक। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते वक्त बस एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद कीजिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, है ना। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसा सरफेस लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल तो हमें यही दिख रहा है, ये स्फीयर है कि नहीं, स्फीयर, स्फीयर ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। देखिए हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा, हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा, हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा। लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, हर पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव केस में भी ऐसा ही आएगा। ये लीजिए बना देते हैं निगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर ही होगा। क्या होगा, स्फीयर होगा। तो ये चीज जो है सीबीएसई वाले को चाहे बिहार बोर्ड दोनों को पूछा जाता है कि ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और चार्ज सिस्टम दे देगा। जैसे पहला आपने देखा कि अगर पॉइंट चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फीयर होगा। कैसा होगा, स्फीयर होगा, सेल होगा, ठीक। कैसे पता चला, ड्रॉ करते वक्त यही ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ कर देंगे। जो भी शेप निकल के आएगा वही होगा क्या, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दैट चार्ज सिस्टम, ठीक। अच्छा एक तो देख लिए कि अगर पॉइंट चार्ज होगा तब क्या, अगर दो चार्ज हुआ तो, दो चार्ज हुआ तब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दो पॉजिटिव, है ना, दोनों केस में देखते हैं फॉर टू चार्ज सिस्टम, है ना, एक पॉजिटिव ये भी और ये भी पॉजिटिव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनता है ना, ठीक है। हमें क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, बनाते हैं। पहले इसका बनाते हैं। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। बनाते हैं पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा, पता चल रहा है, इधर वीक है इसीलिए इधर गैप ज्यादा है, इधर गैप कम है। तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, है ना, सिमिलरली इसका ही बनेगा ऐसा ही। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस लीजिए, दूसरा देखिए ज्यादा गैप होना चाहिए, ज्यादा गैप, तीसरा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा ही आपको बोलेगा ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में कि दो पॉजिटिव चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये दो पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम था। अगर दो निगेटिव चार्ज का सिस्टम होता तब, तब कैसा बनाते, तब देख लीजिए कैसा बनाते।
दो पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तब क्या, दो निगेटिव होता तब भी ऐसा ही बनता, दो निगेटिव चार्ज का सिस्टम होता तब भी ऐसा ही बनता है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तब कैसा बनेगा वो देखते हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा जी, है ना, चलेगा। अब क्या बनाना हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ठीक। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप, बताइए, गैप कम होगा और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ज्यादा होगा। तो बनाते हैं, पहला गैप इधर कम होगा, इधर गैप ज्यादा होगा, गैप इधर कम होगा, इधर गैप ज्यादा होगा, है ना। सिमिलरली इधर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही बनेगा, पहला बना दिए, ठीक। इधर गैप कम होगा, इधर गैप ज्यादा होगा, इधर गैप कम होगा और इधर गैप ज्यादा होगा, इधर कम इधर ज्यादा, इधर गैप कम इधर गैप ज्यादा, ठीक है। और हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक। तो ये था एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज का सिस्टम होगा तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ठीक। तो हम लोगों ने अभी तीन चार्ज का सिस्टम देख लिया है। पॉइंट चार्ज होगा तब क्या, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो पॉजिटिव या दो निगेटिव होगा तब क्या, है ना। अगर एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही बनता है कि नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो क्या बनाएंगे बताइए, सीट डाल देंगे, सीट, सीट ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि सीट के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सीट बना देंगे, सीट ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्यों, क्योंकि सीट पे परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीट बना दीजिए, यही क्या होगा हमारा इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। सीट किसके लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो सीट होगा, है ना, प्लेन सीट होगा। अच्छा, एक क्लास देख लेते हैं, फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज मतलब चार्ज कहाँ है, चार्ज लंबाई में बटा हुआ है, चार्ज कैसा है, चार्ज लेंथ में बटा हुआ है, लेंथ में ऐसा, ऐसा, ठीक, लेंथ में बटा हुआ है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, चारों दिशाओं में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर की तरफ होगा और चारों दिशाओं में होगा। तो बताइए हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या बनाएंगे, ऐसे इधर सीधा, ऐसे इधर सीधा, ये क्या बन गया बताइए, ये हॉलो सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर। तो लाइन चार्ज जब होगा, जब लाइन चार्ज होगा, जब एक रॉड होगा जो कि चार्ज रॉड है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। हॉलो सिलेंडर ऐसे, हॉलो सिलेंडर है ना, ये लाइन चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। अगर एक हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ गए। तो लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो हॉलो सिलेंडर होगा। तो ये कुछ चार्ज सिस्टम था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसका बताइए, है ना। दो पॉइंट चार्ज का बताइए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वो आप ध्यान रखिएगा। सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों को पूछा जाता है।